झारखंड के एक छोटे से शहर बरियातू में एक पुराना पीला सा घर था जिसे लोग मजाक में पीला किला बुलाते थे। इस किले जैसा घर कभी अभय मुखर्जी का हुआ करता था। अभय का स्वभाव इतना जिद्दी था कि उनकी पत्नी सरला ने एक बार गुस्से में कहा था, अभय तुमसे बात करके लगता है जैसे पत्थर से बहस कर रही हूं। और अभय शांति से बोले, तो फिर जीत किसकी हुई? बस वहीं से झगड़ा इतना बढ़ा कि सरला अपने बेटे राहुल को लेकर अपने मायके चली गई। अभय अकेले रह गए और जिद के साथ। कुछ साल बाद बरियातू में एक आदमी आया, बनी मुखर्जी। गोल चेहरा, हल्की तोंद और चाल ऐसी जैसे वो दुनिया का सीईओ हो। वो आते ही बोला, मुझे रहने को घर चाहिए और भाई पैसे की दिक्कत नहीं है। स्थानीय लोग उसे घूरने लगे। यहाँ के लोग इतने सीधे थे कि अगर चोरी हो जाए तो चोर खुद ही शर्मिंदा हो जाए। एक बूढ़ा बोला, बाबू पहले हमें पहचान में आओ, बिना पहचाने हम किसी को घर नहीं देते। लेकिन बनी मुस्कुराया जैसे उसे कुछ बहुत अच्छा मजाक याद आया हो। अरे पहचान क्या, मैं तो मुखर्जी भवन का मालिक हूं। सुनते ही चारों तरफ खामोशी। एक बच्चा तक च्युइंगम चबाना भूल गया। लोग बोले, कौन सा मुखर्जी भवन? यही पीला किला। बनी ने जेब से कुछ पुराने कागज निकाले, इतने पुराने कि लगता था जैसे चूहे इन्हें पढ़ना सीखते सीखते थक गए हों। ये देखिए कागज है मेरे पास। हंसने की बारी अब गांव वालों की थी। एक लड़का बोला, भैया ये कागज असली हैं या किसी ड्राइंग कॉपी के? बनी थोड़ा सा तिनक गया, ये असली कागज हैं, अभय मुखर्जी ने खुद साइन किए थे। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अरे वकील भी मर गया, अभय भी मर गया, अब ये कागज किससे पूछें? मामला बढ़ गया। कुछ लोग बोली बाली में उलझे, कुछ इस बहस में कि बनी की मूंछें असली हैं या चिपकी हुई। आखिर में सबने फैसला किया, चलो दादी से पूछते हैं, वही सच बताएगी। बरियातू की सबसे समझदार, तेज दिमाग और थोड़ी सी मजाकिया महिला थी दादी सावित्री। उनकी उम्र 78 थी, लेकिन दिमाग 25 साल जैसा चलायमान। दादी ने सब सुना और बोली, मालिक वही होगा जो घर के 3 रहस्यों के जवाब जानता होगा। भीड़ में हलचल हुई। बनी की सांस अटक गई। पीला किला दूर से ऐसे खड़ा था जैसे हंस रहा हो। अब पकड़ा गया। दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। पहला सवाल, लेकिन पहले एक बात, जो झूठ बोलेगा उसका कान उमेट दूंगी। बनी डर गया और बोला, दादी कान मत उमेटना, बाकी कुछ भी कर लो। दादी मुस्कुराई, अरे लड़का समझदार है। और फिर उन्होंने पहला सवाल पूछा। दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई, चश्मा नाक पर थोड़ा सा चढ़ाया और बोली, पहला सवाल, अभय मुखर्जी के मरने के समय पीला किला यानी ये घर में एक चीज थी जो आज भी वही है, वो क्या है? भीड़ में सन्नाटा। बनी ने खासकर कहा, दादी वो उनकी फोटो होगी। दादी ने उसकी तरफ देखा जैसे कह रही हो, बेटा ऐसे जवाब देकर तुम पक्का घर खो दोगे। फिर बोली, फोटो तो हर घर में होती है, इसमें खास क्या? बनी हड़बड़ा गया। उसने फिर कोशिश की, उनकी राख? भीड़ हंस पड़ी। एक आदमी बोला, अरे भाई राख से कोई घर नहीं चढ़ता, चाय भी नहीं बनती। दादी ने छड़ी से जमीन पर ठक ठक की, चुप रहो सब, जिसे सही जवाब पता है वही बोले। तभी पीछे से एक पतला दुबला लड़का धीरे से आगे आया। ये था राजू, बरियातू में सफाई, मरम्मत और छोटे मोटे काम करने वाला लड़का। शांत स्वभाव लेकिन दिमाग तेज। राजू बोला, दादी वो दीवार में लटका हुआ पुराना पीतल का घंटा। भीड़ चौंकी। घंटा? दादी मुस्कुराई, हाँ वही घंटा जिसे अभय रोज सुबह बजाता था ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले कि अभय जाग गए हैं, अब मोहल्ले की नींद हराम। सब हंस पड़े। दादी ने सिर हिलाया, पहला जवाब सही। बनी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे उसे अभी अभी बताया गया हो कि उसकी वाईफाई की स्पीड फिर से 2G पर लौट आई है। दादी ने दूसरा सवाल पूछा, इस घर में एक पुराना वास्तु दोष है जो खास जगह पर रहता है, वो कहाँ है? बनी ने तुरंत अंदाजा लगाया, छत पर। दादी ने आंखें तरेरी, वास्तु दोष छत पर? क्यों? धूप सेकने जाता होगा। भीड़ फिर हंस पड़ी। बनी पसीना पसीना, तो रसोई में? नहीं, दादी ने सख्ती से कहा। राजू 2 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, दादी
वो उत्तर की तरफ बरगद के पेड़ के नीचे है। अभय बाबू कहते थे कि बरगद की छाया घर की रक्षा करती है। दादी ने छड़ी उठाकर ठक की। सही। भीड़ धीरे धीरे समझने लगी, राजू सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, उसे घर का हर कोना याद है जैसे वो वहां रहा हो। बनी के चेहरे का रंग अब मिश्रित था, आधा लाल आधा पीला। दादी ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। घर की असली मालकिन को एक चीज का बहुत शौक था। क्या? बनी पूरी ताकत से दिमाग लगाने लगा। उन्हें खाना बनाना पसंद था। दादी बोली, ये तो सभी को पसंद होता है बेटा। इस घर में भी रसोई में इतना धुआं उठता था कि लगता था पूरा मोहल्ला सामूहिक खिचड़ी बना रहा है। भीड़ में फिर हंसी। राजू ने धीरे से कहा, दादी, वो अपने बेटे के मुंह पर झूठी के समय एक फूल बनाती थी, दाईं तरफ, छोटा सा नीला निशान जो सिर्फ वही बनाती थी। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, और तू ये कैसे जानता है राजू? राजू ने चुपचाप अपनी शर्ट की जेब से एक पुराना आसान, यानी प्रोबेबली जो ट्रेडिशनल क्लॉथ या जो भी था, वो निकाला, और जब मालकिन मुझे खाना देती थी तो यही आसान मेरे हाथ में थमाती थी। उन्होंने कहा था, राजू, ये घर किसी लालच में मत देना, जिसे इस घर की आदत उसी की अमानत। भीड़ चौंक गई। बनी एकदम खामोश। दादी ने वो आसान हाथ में लिया, पहचान गई। उनकी आवाज भावुक हो गई। जवाब भी सही और दिल भी। तीसरा जवाब भी राजू ने ठीक दिया। भीड़ एक स्वर में बोल उठी, तो असली मालिक राजू है। बनी पसीने से भी अधिक पिघल चुका था। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जैसे मोबाइल में ओटीपी गलत आ जाए 7 बार लगातार। दादी ने उसे दिखा। बेटा, झूठ से घर नहीं मिलता। राजू, यही असली हकदार है। राजू चौंका। लेकिन दादी, मैं तो बस मदद करता था। दादी मुस्कुराई। और वही तो असली मालिक का गुण है। पीला किला शांत खड़ा था, जैसे उसे आखिरकार अपना परिवार मिल गया हो। दादी के फैसले के बाद पीला किला में माहौल बदल गया था। भीड़ छट गई, लोग अपने घर लौट गए और शाम होते होते घर के बाहर बस 3 लोग बचे थे, राजू, बनी और दादी। बनी ने डरते डरते पूछा, दादी, मेरा कमरा कौन सा होगा? दादी ने छड़ी से इशारा किया। वही बरामदे वाला कमरा, जहां दरवाजा खुलते ही हवा ऐसे लगती है जैसे कह रही हो, तुम फिर आ गए। राजू धीरे से हंसा। बनी ने कमरा देखा। कमरे में एक पुराना पंखा, खटिया और खिड़की से आती शाम की हवा। वो बोला, दादी, पंखा तो चलता ही नहीं है। दादी ने कहा, चलता है जब तुम इसे हाथ से घुमाओगे। राजू फिर हंस पड़ा। बनी का चेहरा सूजी हुई ब्रेड जैसा हो गया। घर की नई शुरुआत। अगले दिन से बनी ने मंदिर की सफाई शुरू की। पहले दिन ही उसने मंदिर के बाहर बैठी एक बकरी को देखकर कहा, ओए हटो, रास्ता दो, मुझे साफ करना है। बकरी ने मियाँ की आवाज में ऐसा जवाब दिया जैसे कह रही हो, साफ तो तुम पहले हो जाओ। गांव वाले हंस हंस के लोटपोट हो गए। राजू ने पास आकर कहा, बनी दा, बकरी से भी बहस करोगे क्या? बनी बोला, हाँ क्यों नहीं, ये भी तो लाइन में खड़ी नहीं होती। दादी का छोटा सा इम्तिहान। कुछ दिन बाद दादी ने सबको बुलाया और बोली, अब समय आया है असली परीक्षा का। राजू डर गया। कौन सी परीक्षा? दादी बोली, इस घर में एक कमरा है, दक्षिण का कमरा। अभय कभी उसे खोलते नहीं थे। कहते थे, इसमें वो चीज है जो घर को बचाए रखती है। बनी ने डरते डरते पूछा, भूत प्रेत तो नहीं? दादी ने छड़ी से उसकी पीठ पर हल्की चपत लगाई। भूत होते तो इतने सालों में तुम्हें सबसे पहले पकड़ते। राजू ने चाबी ली और दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। कमरे का ताला इतना पुराना था कि ऐसा लगा जैसे खुद ताला कह रहा हो, मुझे तोड़ना मत, उम्र हो गई है। राजू ने चाबी घुमाई। चर, ताला खुल गया। कमरा खुलते ही एक हल्की खुशबू फैली, जैसे पुराने दिनों की मिट्टी, इत्र और यादें मिलके हवा में तैर रही हों। अंदर एक लकड़ी की अलमारी, कुछ पुराने बक्से और दीवार पर एक फीकी सी आकृति बनी हुई थी। बनी चौंक गया। दादी, ये दीवार पर क्या है? किसी ने चित्र बनाया है? दादी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये तो सरला बहू का बनाया हुआ वही निशान है जो वो हर चीज पर बनाती थीं, जिससे घर में शांति बनी रहे।
राजू ने फुसफुसाकर कहा, दादी ये तो वैसा ही फूल है जैसा राहुल के मुंह पर बनाती थी। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, यही घर की असली निशानी है और यही बताता है कि घर को कौन समझता है और कौन बस कब्जा करना चाहता है। बनी चुप। वो एक कोने में रखे बक्से को घूर रहा था, जैसे उसमें कोई राज दफन हो। ट्विस्ट शुरू। राजू ने धीरे से बक्से की धूल झाड़ी। बनी ने उत्सुकता में पूछा, खोलें क्या? शायद इसमें सोना चांदी हो। दादी ने उसे घूरा। तेरे दिमाग में हमेशा सोना चांदी ही क्यों आता है? कभी सोच लिया कर, अंदर कुछ और भी हो सकता है। राजू ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ चाबियां और एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे राहुल के लिए। राजू, दादी और बनी तीनों चौंक गए। राजू ने उंगलियों से लिफाफा उठाया। यह बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे अभय के आखिरी दिन में रखा गया हो। बनी फुसफुसाया, यानी इस घर में अभी और भी राज हैं? दादी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, असली यात्रा अब शुरू हुई है। और वो कमरे की ओर ऐसे देखने लगी जैसे दीवारें खुद बोल उठेंगी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। राजू के हाथ में पकड़ा हुआ राहुल के नाम वाला लिफाफा मानो खुद धड़क रहा हो। बनी धीरे धीरे राजू के पीछे खड़ा हो गया, जैसे अगर भीतर से अचानक कोई भूत निकले तो वो राजू को आगे धकेलकर खुद भाग सके। दादी ने कहा, राजू खोलो इसे। राजू ने सावधानी से लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, अभय मुखर्जी की लिखावट में, पुरानी, हल्की पीली, लेकिन अभी भी साफ। राजू ने पढ़ना शुरू किया। अभय की चिट्ठी। मेरे प्यारे बेटे राहुल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। तुम्हारी मां तुमसे दूर नहीं गई, मैं ही उसे दूर कर बैठा। मेरी जिद ने मेरा घर तोड़ा और मुझे डर है कि कहीं ये घर भी उन्हीं गलतियों का शिकार ना हो जाए। इसलिए मैंने इस घर को उस इंसान को सौंपने का फैसला किया है जो इसे समझेगा, ना कि बस अपना बताएगा। अगर ये चिट्ठी राजू के हाथों में है तो इसका मतलब मैं सही था। राजू, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है और यदि कभी राहुल वापस आए तो उसे बताना कि उसका पिता आखिरी समय में उसे बहुत याद करता था। चिट्ठी पढ़कर कमरे में खामोशी छा गई। दादी की आंखें नम हो गईं। राजू के हाथ कांप रहे थे। बनी ने फुसफुसाकर कहा, यह तो बहुत इमोशनल था, मेरी आंखों में पसीना आ गया। दादी ने उसे देखा। पसीना आंखों में नहीं आता बेटा, ये आंसू हैं, मान लो। बनी धीरे से बोला, हाँ दादी। राजू चिट्ठी पकड़े बैठा ही था कि अचानक बनी के अंदर का व्यापारी जाग गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर राहुल जी आ जाएं तो घर उन्हीं का होगा? दादी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा घर दिल से चलता है, कागज से नहीं। राजू ने भी धीमे से कहा, अगर राहुल भैया कभी आए तो घर उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। बनी चौंक कर बोला, सच में? तुम्हें डर नहीं लगता कि वो घर ले सकते हैं? राजू मुस्कुराया, घर बांटा जाता है लेकिन अपनापन नहीं। दादी ने छड़ी टिकाई, शाबाश, अब देखना ये घर खुद भी बदलना शुरू करेगा। बड़े ट्विस्ट की शुरुआत। कमरे में रखी अलमारी के ऊपर एक पुरानी लोहे की चाबी पड़ी थी, बहुत भारी, बहुत पुरानी। बनी ने पूछा, ये किसकी चाबी है? दादी ने कहा, इस घर में एक और कमरा है जिसे आज तक नहीं खोला गया। बनी डर गया। दादी, उसमें भूत प्रेत तो नहीं है? दादी ने कहा, अगर होते तो तेरे सवाल पूछने पर कब के बाहर आ जाते। राजू ने चाबी उठाई। कौन सा कमरा? दादी ने धीरे से कहा, तहखाना। बने की टांगे कांप गईं। तहखाना? दादी, नीचे उतरकर अंधेरा, मकड़ी, सांप? दादी बोली, हाँ, और जरूरत पड़ी तो तेरे डर का इलाज भी वहीं कर देंगे। राजू मुस्कुराया। चलो दादी, देखते हैं। सब लोग घर के पिछले हिस्से की ओर चले। वहां मिट्टी में छिपा हुआ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, थोड़ा तिरछा, थोड़ी हवा से हिलता हुआ, जैसे वो खुद वर्षों से अपने खुलने का इंतजार कर रहा हो। बनी पीछे पीछे चल रहा था, हर कदम पर बोलता, राजू भाई, अगर कुछ हुआ तो पहले चाबी फेंक कर भागना, मैं रास्ता बता दूंगा। राजू ने कहा, हाँ हाँ, और अगर भूत आया तो तुम्हें ही पकड़ेगा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा आवाज कर रहे हो। बनी चुप। दादी ने कहा, चाबी लगाओ राजू। राजू ने भारी चाबी ताले में डाली। एक बार घुमाई, 2 बार, क्लिक, दरवाजा खुल गया।
अंदर गहरी सीढ़ियां नीचे जाती थीं। ठंडी हवा ऊपर आई, जैसे किसी पुराने राज की सांसें। दादी ने कहा, अब असली सच इंतजार कर रहा है। राजू धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, बनी कांपते पैरों के साथ पीछे और दादी छड़ी के सहारे सबसे पीछे। और तभी सीढ़ियों के नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? राजू, बनी और दादी तीनों एक साथ रुक गए। कमरे में घुप अंधेरा था और कोई नीचे पहले से मौजूद था। सीढ़ियों के नीचे से आई वो आवाज, कौन है वहां? इतनी धीमी, इतनी भारी कि बनी के तो घुटने जवाब दे गए। वो तुरंत राजू के पीछे छिप गया। राजू भाई, ये आवाज इंसान की है या ईएमआई की? राजू ने धीरे से फुसफुसाया, शायद कोई नीचे है। दादी ने छड़ी टिकाई और बोली, चलो, डरने का समय नहीं, सच सामने आने वाला है। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरे। तहखाने का कमरा बड़ा था। दीवारों पर काई, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और एक कोने में टिमटिमाती लालटेन। और वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दुबला, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें गहरी। वो आदमी राजू, दादी और बनी को देखते ही बोला, आ गए, आखिर आ ही गए। रहस्यमयी बूढ़ा। बनी कांपते हुए बोला, दादी, ये कौन है और ये यहाँ जिंदा कैसे है? दादी ने उसका कान पकड़कर कहा, जिंदा लोग तहखाने में रहते हैं, भूत फ्लैट में नहीं रहते। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाबा, आप कौन? बूढ़े ने राजू को गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। तू राजू है? राजू की आंखें फैल गईं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा कहने लगा, मैं कैलाश, अभय मुखर्जी का पुराना दोस्त और उनका सबसे बड़ा राजदार। दादी ने कंधे उचकाए, अरे कैलाश, तू तो गांव छोड़कर शहर चला गया था ना? कैलाश की आवाज भारी हो गई। अभय ने मुझे यहीं रहने को कहा था कि कैलाश, जब तक मेरा बेटा वापस ना आए या घर का सही हकदार न मिले, तू तहखाने से बाहर मत जाना, क्योंकि मैं सिर्फ एक काम के लिए यहाँ था। राजू बोला, कौन सा काम बाबा? कैलाश ने धीरे से एक लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया। इस घर की सबसे आखिरी निशानी, सरला भाभी की लिखी डायरी और राहुल के बचपन की एक चीज, जिसे अभय ने दुनिया से छुपा कर रखा था। बनी तुरंत उछल पड़ा, सोना तो नहीं है? दादी ने उसे छड़ी से आड़ा धक्का मारा। तेरी सोच सुनार वाली और किस्मत तराजू वाली। बक्सा खुलता है। कैलाश ने भारी सांस लेते हुए बक्सा खोला। अंदर एक नीली मखमरी थैली थी। राजू ने धीरे से उसे उठाया। कैलाश बोला, खोलो, इससे पूरा सच सामने आ जाएगा। राजू ने थैली खोली। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना था, एक हाथी, बहुत पुराना लेकिन साफ सुथरा। उस पर एक छोटा सा फूल बना था, वही फूल जो सरला राहुल के गाल पर बनाती थी। राजू भावुक हो गया। ये राहुल का बचपन का खिलौना था? कैलाश ने सिर हिलाया। हाँ, और सरला भाभी कहती थी कि जिसके पास ये हाथी होगा वही इस घर का असली रक्षक होगा, क्योंकि ये मेरे बेटे का दिल है। दादी ने गहरी सांस ली। मतलब अभय ने इशारा किया था कि घर उस इंसान को देना जो अपने दिल से घर की देखभाल कर सके, ना कि लालच से। राजू धीरे धीरे खिलौना हाथ में लेकर खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। बनी भी चुप था। पहली बार शांत, पहली बार ईमानदार सा दिख रहा था। सबसे बड़ा सवाल, राहुल कहाँ है? राजू ने पूछा। बाबा, लेकिन राहुल भैया कहाँ हैं? घर से क्यों गए? कैलाश ने भारी सांस ली। राहुल घर नहीं लौट पाया। उसने खत लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर गया है, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। दादी की आंखें भर आईं। अभय अंदर से टूट गए थे, लेकिन कभी दिखाया नहीं। कैलाश ने कहा, अभय ने मुझे यही कहा था कि कैलाश, जब तक मेरे बेटे का कोई अंश, कोई निशानी या कोई ऐसा इंसान न मिल जाए जो मेरे घर का परिवार बन सके, तू तहखाने में रहकर घर की रक्षा करना। मैंने वही किया। राजू ने खिलौने को अपने दिल से लगाते हुए कहा, राहुल भैया आप जहां भी होंगे, उनके घर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। दादी ने राजू के सिर पर हाथ रखा, और हम सब तेरे साथ हैं। तभी बनी अचानक बोल पड़ा, दादी मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी अब से सही काम करूंगा, मंदिर साफ करूंगा, घर संभालूंगा, बस भूत प्रेत मत लाना। कैलाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
भूत नहीं, बस पुरानी यादें हैं। और फिर उसने एक और राज खोलने के लिए राजू को बुलाया। मेरे पास एक आखिरी चीज है जो सब कुछ बदल देगी। वो अलमारी की ओर बढ़ा, पुरानी चाबी निकाली और बोला, राजू इसे खोलो, इस घर का सबसे बड़ा सच वहीं छिपा है। कैलाश बाबा ने अलमारी की तरफ इशारा किया। वो अलमारी वर्षों से ऐसे खड़ी थी जैसे किसी भारी राज की रखवाली कर रही हो। ताला जंग लगा हुआ और चाबी बिल्कुल भारी। बनी घबरा कर बोला, राजू भाई पहले आप खोलो, मैं पीछे से नैतिक समर्थन दूंगा। दादी ने आंखें तरेरी, तेरा नैतिक समर्थन आवाज से ज्यादा कुछ नहीं करता। राजू ने चाबी ली, उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, सच सामने आने की बेचैनी से। चाबी ताले में घुमाई, चर्र, अलमारी खुल गई। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, ऊपर हल्का सा कपड़ा, साथ में एक मोहर लगी चिट्ठी। कैलाश बाबा ने कहा, राजू यही वो चीज है जिसके लिए अभय मुखर्जी मुझे रातों की नींद नहीं लेने देते थे। राजू ने साहस बटोर कर बक्सा खोला। अंदर था एक पासपोर्ट और उस पासपोर्ट पर नाम लिखा था राहुल अभय मुखर्जी। राजू, दादी और यहां तक कि बन्नी भी दंग रह गए। राजू बोला, लेकिन बाबा इसका मतलब वो तो विदेश जाने वाला था। कैलाश ने सिर हिलाया। हाँ, वो घर से नाराज था लेकिन जा नहीं पाया। राजू ने पासपोर्ट के पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर एक मुड़ी तुड़ी कागज की पर्ची रखी थी। राजू ने उसे खोला और उसमें लिखा था, अगर ये घर मेरे बिना सुरक्षित नहीं रहा तो इसे उस इंसान को दे देना जो मां का फूल पहचान ले। दादी की सांसें अटक गईं। बन्नी तो अपनी टोपी पकड़कर बैठ गया। मां का फूल, वही जो मलकिन राहुल के गाल पर बनाती थी, वही जो राजू ने बताया था। दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ वही। राहुल ने खुद राजू जैसे किसी व्यक्ति को चुना था जो उस फूल को याद रखे। कैलाश बाबा ने कहा, राहुल ने यह पर्ची अभय से झगड़े के बाद लिखी थी, जैसे उसे एहसास था कि वो घर नहीं लौट पाएगा। राजू धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में मिश्रित भाव, दुख, गर्व और जिम्मेदारी। सबसे बड़ा झटका, बक्से में एक और चीज थी। राजू का हाथ बक्से में किसी और चीज से टकराया, एक और कागज। जब उसने खोला तो पूरा कमरा जैसे जम गया। उस कागज पर लिखा था, राहुल जिंदा है। दादी ने कांपते हुए पूछा, यह किसने लिखा? कैलाश ने धीमे से कहा, अभय के आखिरी दिनों में उन्हें एक अनजान खत मिला था। राजू की धड़कन तेज, बन्नी की आवाज कांप गई। मतलब राहुल अभी भी कहीं? कैलाश ने वाक्य पूरा किया, कहीं जिंदा है और शायद वापस आने की कोशिश भी कर रहा है। राजू उठ खड़ा हुआ। तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, अब कहानी यहीं नहीं खत्म होती। घर का असली हकदार कहीं बाहर है और ये घर उसे बुला रहा है। बन्नी अचानक बोला, दादी फिर तो हमें डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हम ट्रियो बनेंगे, दादी बॉस, राजू हीरो और मैं कॉमेडी। दादी ने कहा, हाँ कॉमेडी तो तू है ही। कैलाश मुस्कुराया और बोला, लेकिन एक बात, राहुल को ढूंढने का पहला सुराग यहीं तहखाने में छुपा है। राजू चौंका, कौन सा सुराग? कैलाश बाबा ने अलमारी के सबसे नीचे रखी एक छोटी बोतल उठाई। बोतल पर लिखा था, राहुल अंतिम संदेश। और यहीं नई यात्रा शुरू होने वाली थी। तहखाने में खामोशी थी। कैलाश बाबा के हाथ में पकड़ी छोटी शीशी जिस पर लिखा था, राहुल अंतिम संदेश, मानो खुद एहसास दिला रही थी कि अब कहानी अपने सबसे गहरे सच के सामने है। राजू ने बोतल संभाली। बन्नी डर के मारे थोड़ा पीछे सरक गया। राजू भाई, पहले चेक कर लो कि अंदर कुछ फटने वाला तो नहीं। दादी ने झिड़क कर कहा, तेरी सोच हमेशा पटाखों पर क्यों अटक जाती है? राजू ने धड़कन रोककर बोतल खोली। अंदर एक मुड़ी हुई कागज की पर्ची थी, बहुत पुरानी, किनारों से हल्की जली हुई, जैसे किसी मुश्किल से बचाई गई हो। राजू ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया।
राहुल का संदेश। अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो मैं जिंदा हूं, लेकिन अपने घर नहीं लौट पा रहा। जिन लोगों के साथ मैं बाहर गया था उन्होंने मुझसे धोखा किया। मैंने उन पर भरोसा किया और वे मेरे पैसे, पासपोर्ट सब ले गए। मैंने कई बार लौटने की कोशिश की, पर हमेशा कोई ना कोई दीवार मेरे रास्ते में खड़ी हुई। अब मेरा शरीर कमजोर है, पर दिल में एक ही बात है, अगर मेरा परिवार मुझे ढूंढे तो उन्हें यही बताना कि मेरे घर को संभालने वाला वो बनना जिसे माँ का फूल याद हो। और अगर वो मिला तो मेरे घर को मेरा समझकर नहीं, अपने दिल से संभालना, क्योंकि घर ईंटों से नहीं यादों से बनता है। राहुल। कमरे में सन्नाटा। राजू की आंखें भर आईं, दादी की सांसें भारी हो गई और बनी पहली बार बिल्कुल चुप था। राजू धीमे स्वरों में बोला, राहुल भैया जिंदा थे और मदद चाहते थे। दादी ने छड़ी पर हाथ कसकर रखते हुए कहा, राजू मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। राजू बोला, दादी हमें उन्हें ढूंढना होगा। कैलाश ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। राजू चौंका, क्यों बाबा? कैलाश ने गहरी सांस ली। अभय के आखिरी दिनों में एक और चिट्ठी आई थी, बिना नाम के। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, राहुल अब नहीं रहा। हमने मान लिया कि वो संदेश सच था। राजू के भीतर कुछ टूट गया। दादी भी चुप रह गई। बन्नी ने धीरे से पूछा, फिर ये बोतल? कैलाश ने कहा। अभय ने बोतल को संभाल कर रखा, उस उम्मीद में कि शायद वो संदेश झूठ हो और राहुल कभी लौट आए। राजू की आंखों से आंसू गिरने लगे। मतलब उनका आखिरी संदेश यही था कि इस घर की जिम्मेदारी किसी अच्छे इंसान को मिले? दादी ने राजू का हाथ थामा और वही हुआ। राजू ने खिलौने वाले हाथी और संदेश दोनों को सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर दुख भी था और संतोष कि उसने राहुल और उसके माता पिता दोनों का विश्वास निभाया। घर का फैसला। कुछ क्षण बाद दादी ने सबको बैठाया। सुनो, घर का असली हकदार राहुल था, लेकिन जब उसने खुद कहा कि घर उस इंसान को मिले जिसे माँ का फूल याद है, तो घर अब राजू का है। राजू बोला, दादी मैं घर रखूंगा, लेकिन इस घर में राहुल भैया की यादें जिंदा रहेंगी। उनके कमरे को मैं जस का तस रखूंगा। दादी मुस्कुराई। और बन्नी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। दादी मैं यहां रहकर राजू भाई की मदद करूंगा। मुझे किराया भी मंजूर, मंदिर भी साफ करूंगा। बस तहखाने में रहने को मत कहना। सब हंस पड़े। कैलाश बाबा की अंतिम बात। कैलाश बाबा ने दरवाजे की तरफ देखा। अब मेरा काम पूरा हो गया। अभय की आखिरी इच्छा थी कि मैं इस घर की रखवाली करूं जब तक इसका सही रक्षक ना मिल जाए। राजू ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं हमारे साथ रहेंगे। बाबा की आंखें चमक उठी। शायद यही सही है। घर फिर जीवित उठा। अगले ही दिनों में राजू ने घर की मरम्मत कराई। दादी ने सबके लिए पूजा रखी। बन्नी ने मंदिर की सफाई का रिकॉर्ड बना दिया। पीला किला फिर हंसी खुशी और जीवन से भर गया। घर जैसे कह रहा हो, अब मेरा परिवार वापस आ गया है। जिद घर तोड़ देती है, ईमान रिश्ते जोड़ देता है, और माँ का बनाया छोटा सा फूल किसी की पूरी जिंदगी का सच साबित हो सकता है। पीला किला अब राजू का घर था, लेकिन उसकी आत्मा में अभय, सरला और राहुल हमेशा जिंदा रहेंगे। यही था इस कहानी का अंत।